एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर और उनके लेयर्स और प्रॉपर्टी के बारे में आज जानेंगे कि कितने एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं और उन लेयर की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स, सबसे नीचे जो लेयर्स होती है, जो धरातल के समीप होती है, वो कौन सा लेयर होती है? ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। फिर क्षोभ मंडल के ऊपर कौन होती है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर कौन सा होता है? वो मेसोस्फियर होता है। कौन सा है? मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर के ऊपर कौन सा है? थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के बाद एक कौन सा है? एक्सोस्फियर। तो सबसे ऊपर हम देखें कौन सा स्फीयर है? एक्सोस्फियर है। इस प्रकार से और इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये अरोरा किस में पाया जा रहा है? थर्मोस्फियर में। और आपको यहाँ पर कुछ बादल दिख रहे होंगे, जो जलवायु जो परिवर्तन, जैसे बादल का बरसना हुआ, आंधी आना, एक्सेट्रा जो कार्य होते हैं वो हमारा ट्रोपोस्फियर में ही होता है। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर। और मेसोस्फियर में क्या पाया जाता है? उल्का पिंड। जो उल्का पिंड हमें चलता हुआ दिखता है वो मेसोस्फियर में ही दिखता है। तो हम एक एक करके सभी मंडल को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कौन सा है? हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कितना है धरातल से? इसकी 8 से 18 किलोमीटर होती है। इसको डेंस भी कहा जाता है। क्यों इसको मोस्ट डेंस क्यों कहा जाता है? एटमॉस्फेयर का सबसे मोस्ट डेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पहले तो जलवायु एक्टिविटी होती है, साथ में क्या है कि इसमें धूल कण भी अधिक पाए जाते हैं। इस कारण इसको मोस्ट डेंस ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। अभी आपको बताया कि इस रीजन में वेदर कंडीशन जो सभी कार्य होते हैं, जैसे क्लाउड का हो गया, आंधी का आना हो गया, बारिश होना, तूफान, लू का चलना, हवा चलना, ये सब जितने भी एक्टिविटी होते हैं सभी इसी लेयर में होते हैं। और ट्रोपोस्फियर का जो पोलर से या इक्वेटर से पोलर की तरफ हम जाते हैं तो उसकी ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई में क्या होती है? एक वेरिएबल दिखने को मिलता है। तो वो वेरिएबल पोलर पर क्या होता है कि सबसे लो होती है। तो लगभग कितना होता है? 8 किलोमीटर के आसपास होता है, जबकि इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर तक होता है। और ये किस कारण से होता है? क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प की प्रक्रिया या संघनन की प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरण इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। फिर हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो किस रेट से बढ़ता है? वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से टेम्परेचर बढ़ता है। और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि पूरे एटमॉस्फेयर का 75% तक कंटेंट्स इसी में उपस्थित रहता है। इसके बाद ट्रोपोस्फियर के हम ऊंचाई की बात करें, ट्रोपोस्फियर की सबसे ऊंचाई पर भी एक परत या लेयर पाया जाता है। तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर
ट्रोपोपाज लेयर कहते हैं, उसको ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज में जो होती है इन्वर्जन्स बिहेवियर, यानी टेम्परेचर का कंडीशन क्या होता है, उल्टा वर्क करता है। अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और इसमें हम ड्राई एयर कंटेंट की बात करें तो 78.08% का नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में। फिर 20.95% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। 0.93 आर्गन होती है। और इसके अलावा सभी गैसें बहुत मिनिमम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद कौन सा स्फीयर है, स्फीयर या मंडल को पढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। समताप मंडल क्या है, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक, धरातल से इसकी ऊंचाई कितना है, 50 किलोमीटर तक है। तो ये ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। इस स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक नीचे एक टर्बुलेंस होता है, ये टर्बुलेंस यानी झंझावात होता है। वो झंझावात किसके कारण होता है, जेट स्ट्रीम के कारण होता है। वो जेट स्ट्रीम के कारण होता है। मोस्टली जेट स्ट्रीम जो फ्लो करता है या बहता है वो मोस्टली ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी लेयर्स में बहता है। जेट स्ट्रीम का बहने की दिशा हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में एक और लेयर पाया जाता है, वो कौन सा है, ओजोन लेयर, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या करता है, ये जो अल्ट्रा वायलेट रे सूर्य के साथ आता है उसको या तो ये ऑब्जर्व कर लेगा या तो इसके अटैच करके ऊपर की तरफ भेज देगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। ओजोन लेयर्स में क्या होती है, टेम्परेचर हाइट के अनुसार बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ऑब्जर्व या इसका अटैच करने के कारण बढ़ता है। ओजोन लेयर किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है, वो CFC के द्वारा होती है। और इसका प्रभाव हम कहाँ देख पाते हैं, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन लेयर के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र देख सकते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर लेयर्स में क्या पाया जाता है, स्ट्रेटोपाज पाया जाता है, स्ट्रेटोपाज पाया जाता है। और उसके बाद अगला मंडल कौन सा है, मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है, वो 85 किलोमीटर के तक होती है, यानी 53 माइल्स की ऊंचाई तक होता है। और मेसोस्फीयर आपको मालूम है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ही पाया जाता है। और आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या पाए जाते हैं, उल्कापिंड, जो जलते हुए उल्कापिंड हमें आकाश में दिखते हैं वो इसी स्फीयर में दिखते हैं। और इसमें इसके अलावा जो नाइट सिंगिंग क्लाउड होता है या ब्लू जेट हुआ या रेड स्प्रिट भी प्रेजेंट रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। इस मेसोस्फीयर में को क्या कहते हैं कि सबसे अधिक ठंड है जो मंडल का है वो मेसोस्फीयर है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने के कारण इसमें क्या होता है, टेम्परेचर लगातार डिक्रीज करता रहता है। और यह टेम्परेचर के ऊपरी लेयर तक जाते जाते कितना घट जाता है, वो -90 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। -90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। लगभग 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा लेयर पाया जाता है, आपका मेसोपाज पाया जाता है, मेसोपाज पाया जाता है।
मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को यदि हम कलेक्टिवली रूप से रेफर करें तो हम क्या कहेंगे, उसको मिडिल एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब इन दोनों को एक साथ यदि जोड़ दिया तो हम कौन सा लेयर कहते हैं, मिडिल एटमॉस्फेयर के नाम से भी इन दोनों लेयर्स को जानते हैं। इसके अलावा कौन सा है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है, मेसोस्फीयर के ऊपर का मंडल जो है वो थर्मोस्फीयर है। इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, 600 किलोमीटर तक है, यानी 372 माइल्स तक है। इस लेयर में आपको अरोरा देखने को मिलता है, साथ में लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट भी देखने को मिलते हैं। इस लेयर में टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज करती है, और वो इनमें क्या होता है कि सूर्य के किरण के साथ जो एक्सरे आते हैं, एक्सरे रेडिएशन और एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रे के एब्जॉर्प्शन होने के कारण क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ती है। इस लेयर में हम यदि दिन में देखें तो टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है, और जबकि रात में यह लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। यह किसके कारण होता है, ये लॉस ये थर्मो रेडिएशन के कारण इसके टेम्परेचर में कमी और अधिक होती है। इस लेयर में जो होती है आपको न्यूट्रल गैस और आयनोस्फीयर दोनों का जो है कोलिजन करते हुए आपको वेव्स मिलते हैं, तभी तो इसमें अरोरा आपको दिखने को मिलती है। जो अरोरा होती है वो कोलिजन के कारण ही आपको रंग बिरंगे कलर्स में दिखते हैं। इस लेयर के ऊपर यानी कि 85 किलोमीटर के ऊपर यदि देखा जाए तो मात्र 0.002% क्या है, वो टोटल एटमॉस्फेयर का मास उपस्थित रहता है। इसके ऊपर एक आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर क्या होता है कि ये थर्मोस्फीयर का ही एक पार्ट होता है, मगर इसको इस आयनोस्फीयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और आयनाइज एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टूटे हुए मिलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण क्या होते हैं, सब आयनाइज हो जाते हैं, अणु क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। मैक्सिमम इसकी ऊंचाई कितनी तक होती है, 965 किलोमीटर तक, यानी 600 माइल्स तक होती है। इस लेयर में क्या होता है, सोलर रेडिएशन के कारण ये क्या होता है, ये डायनेमिक रीजन होता है। ये कभी आपको ओवरलैपिंग के रूप में मेसोस्फीयर या थर्मोस्फीयर तक भी देखने को मिलता है। इस लेयर को मुख्यतः तीन लेयर्स में डिवीजन किया गया है, या सब रीजन में डिवीजन किया गया है। तो वो तीन कौन है, डी, ई और एफ है। एफ लेयर के अध्ययन करने के लिए जो है नासा से 1972 से 1975 के बीच में एरोस और एरोस बी नामक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। आयनोस्फीयर मोस्टली किसके लिए फेमस है, वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए फिक्स है। इसमें क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी या शॉर्ट वेवलेंथ अधिक पाए होते हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं। एफ रीजन में क्या होता है, सबसे हाईली डेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। आयनोस्फीयर के एफ लेयर के ऊपर यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन जो हाईली आयंस के गैसेस हैं उनकी संख्या में या उनके के नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे, जबकि लाइटर आयंस क्या होंगे, अधिक होंगे, जैसे हाइड्रोजन और
हीलियम की संख्या क्या है, अधिक होगी। और इसके बाद एक पोलर कैप एब्जॉर्प्शन है, इसको बस याद करने का है, PCA, जो डी लेयर में उपस्थित रहता है। इसके अलावा कौन सा, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर है, यह सबसे बाहरी वायुमंडल है। इसमें क्या, इसकी सीमा कहाँ तक मानी जाती है, 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन या हल्की गैसेस क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस लोअर बाउंड्री को जो है एक्सो बेस के नाम से जाना जाता है। एक्सोस्फीयर के लोअर बाउंड्री को किस नाम से जाना जाता है, एक्सो बेस के नाम से जाना जाता है। और इसकी बाउंड्री को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जहाँ तक पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उसके द्वारा हम मानते हैं कि एक्सोस्फीयर वहाँ तक इसकी वह सीमा है। इसमें भी सैटेलाइट वेदर संबंधी या साइंस संबंधी जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो भी एक्सोस्फीयर में बिलोंग करते हैं। और जियोसाइक्रोनस और जियोस्टेनरी दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, जिनकी ऊंचाई कितनी होती है, 35,000 किलोमीटर से अबव होती हैं। तो ये दोनों सैटेलाइट क्या होती हैं, एक्सोस्फीयर के ऊपर होती हैं। इनकी रोटेशन किस डायरेक्शन में होती है, वो अर्थ डायरेक्शन में ही है। हम अभी आप लोग को लेयर्स में बताया कि टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था। तो टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज करने के ठीक से समझने के लिए ये फिगर ड्रा है। तो इनमें हम देख रहे हैं कि पहले ट्रोपोस्फीयर है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है। तो ट्रोपोस्फीयर में हम देख रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस के बाद वो टेम्परेचर क्या है, जैसा ऊपर की ओर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटोस्फीयर में देखते हैं टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो वो इंक्रीज किसके कारण होती है, वो ओजोन लेयर्स के कारण होती है। और मेसोस्फीयर में क्या होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करती है, और वह डिक्रीज कहाँ तक कर जाती है, -90 डिग्री सेल्सियस तक। किसके कारण होता है, CO2 इमिशन के कारण होता है। उसके बाद टेम्परेचर क्या होती है, लगातार इंक्रीज ही करते रहते हैं, जिससे क्या होते हैं, गैस के अणु आयनाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेयर है जो दो लेयर के बीच में घटता हुआ टेम्परेचर दिखने को मिलता है। यानी कि दो लेयर ऐसे होंगे जिनमें टेम्परेचर घटता रहेगा, मगर एक उसके अंदर एक लेयर होगा जिनमें टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। तो वो ऐसा कौन सा लेयर होगा, वो स्ट्रेटोस्फीयर होगा। तो आपको याद होना है कि ट्रोपोस्फीयर में क्या होती है, टेम्परेचर घटती है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ती है, फिर मेसोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होती है, घटती है। फिर उसके बाद सभी लेयर्स में क्या होती है, टेम्परेचर, उसके ऊपर के सभी लेयर में टेम्परेचर बढ़ती रहती है। Thank you for watching this video.